चलिए तो फिर से आप लोग का स्वागत है द साइंस स्ट्रीम में। और आप लोग जानते हैं ये जितना भी आप लोग का केमिस्ट्री का कंटेंट मिल रहा है वो आप लोग एकदम प्रिय से भाषा भोजपुरी में पेशकश किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बहुत अच्छा से चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के हमने के इतना आसानी से चीज के हमने क्लियर कर पाएंगे जा बशर्ते तू लोग एकदम इत्मीनान से देखे के बाद। यदि आप पूरा तरीका से माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके पूरा तरीका से देखेंगे तो इसमें सवाले पैदा नहीं की तरह ना बुझाई बुझाई के बाद मन के तनी एकाग्र करो, आराम से बैठो, तनी सबर करो। आ सबर के कहल जाला फल मीठा होखेला। तो पूरा तरीका से एकदम क्लियर होई तो तारा घबराइला के जरूरत नहीं है। इस चैप्टर जवन बा, इस चैप्टर के नाम हो बाबू हमार पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का हो तो देखो तो रसायन शब्द से तो जान गिला कि भैया रसायन के बात बा, लेकिन एक बात सीखल कि रसायन के बात हो गिल, लेकिन रसायन के बाद जो कहल जाता है कहाँ पकड़ जाता है? पृष्ठ पर। यानी ई हमनी के चैप्टर में सीखम जा कि आखिर रसायन विज्ञान में आखिर पृष्ठ के का महत्व बा, पृष्ठ पर घटे वाला घटना कैसे प्रभावित होखेला। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहता पृष्ठ पृष्ठ पर घटे वाला घटना कैसा होखेला। एक एग्जाम्पल, सतह पर पेंट करता रहो तो पेंट करता रहो तो भैया काहे पेंट हो जाता, मोबिल से पेंट करता रहो तो काहे पेंट नहीं होखत, पानी से पेंट करता तो काहे नहीं चिपकत। आखिर ये सब का वजह बा? तू पानी में डूबता रहा तो भींज जाता रहा, बतख के पांख पिटते नहीं के, आखिर का वजह बा? तो इस सबन के बारे में पढ़ब कोना में पढ़ब? पृष्ठ रसायन में। कोना के बारे में पढ़ब? पृष्ठ रसायन। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। मतलब रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। यही बात आप लोगों को एकदम पूरा तरीका से माइंड को क्लियर करना है कि आखिर पृष्ठ रसायन है क्या। बुझाई लातना कि हमने के पढ़म जका ऐसे हम बता दो तनी कि चैप्टर में खाली ताह लोग पढ़े के बाद अधिशोषण, अवशोषण, ओकर प्रकार, उत्प्रेरक, कोलाइड, पूरा चैप्टर खत्म। इहे चारों के बारे में पढ़ेगा। पूरा समरी जौन जान ला इहे बा। कहनी कि रामायण जौन बा तो सुनत रहा तो तारा साल भर लग जाता, कोनो 2 साल लग जाता, कोनो 5 साल। तारा के रामायण के निचोड़ बताई कि राम जी के जन्म होखेला, सीता जी के हरण होखेला, रावण के मरण होखेला, रामायण समाप्त होखेला। अतरे नु बात बा रामायण में। समरी, व्हाट इज द समरी ऑफ रामायण? तो द समरी ऑफ रामायण इज छोटा मोटा बात। बोलो हाँ कि ना? तो यह सब बतवा जौन बा यही में कहम तो सब जौन बतवा क्लियर हो जाए के पूरा तरीका से एकदम। तो देख लो तो हमने के का सीखम जाता। सबसे पहले तार लोग सीखे के बा कि आखिर जौन पृष्ठ पर जौन घटना घटेला ओकरा से कैसे का ओकरा बारे में का पढ़े के बा। तो सबसे पहला जौन तार लोग टर्न पढ़े के बा, ई चीज के ज्यादा लिखे के ना प्रयास करम, लिख हम तो बहुत लंबा हो जाए। तो ये सब नोट्स के फैसिलिटी कर गई बा। डिजिटल बोर्ड में अगर फायदा उठाब लिखत हम बतिए से कॉन्फिडेंस बा, गलिया में स्टार्ट करम तो गलिए में खत्म कर दे। हम इतना पावर ऑन द जनरेट के लिए बनी सब बतिया बोल देव तनी नोट्सवा पता का दे आ शॉर्टवा ले ली आ कॉपी पे उतार ली आ ना तो तू ताक तू तार भविष्य ताके लगे कुछ दिन बाद। ऐसे बढ़िया से तनी ध्यान देके बोर्ड पर देखे के बा। अब समझो सबसे पहले तारा पढ़े के बा अधिशोषण। का पढ़े के बा? अधिशोषण। अधि तरी बढ़न हो गई ना, हो ज्यादा बढ़न हो गई, कुछ ज्यादा ही बढ़न हो गई। चलाओ अधिशोषण सीखे के बा पहले कि अधिशोषण का होखेला। तो समझिए अधिशोषण का हो तो जब कोनो ठोस के सतह पर, ठोस तो बुझाते बा, समझते रहो ठोस, तो ठोस के सतह पर, ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु, ठोस के सतह पर जौन बा समझे के बा, ठोस के सतह पर देखो तो हई ठोस है, ई ठोस के सतह पर देखो फारसी में लिखते हैं, ठोस के सतह पर या तो द्रव या गैस, जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आके चिपक जाला ई घटना के हमने के अधिशोषण कहा जाला। कह एग्जांपल ना बतीबो, पेंट तो लोहा पर देखा तारा का, तो लोहा पर देखा तारा पेंट के एकदम पूरा चमका देव तनी जा आ उहे लोहा के सतह पर मोबिल से एकदम ग्रीसिंग कर देव तारा। आखिर का बा? तो लोहा ठोस ह आ जवन तहार पेंट ह द्रव ह, ध के सटावत रह तो सतह पर होता, सतह पर होता तो अधिशोषण कहलाता। तो अधिशोषण क्या है? तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस के सतह पर, ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु
आकर चिपक जाते हैं, चाहे आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। कहो कि कखो बेरा कहब शुरू में अधिशोषण बाद में अधिशोषण ना हो, शुरू में कहब क्या अधिशोषण वह प्रक्रिया है, बोला अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। इस घटना को पहले ही कह दे रहे बनिए, आकर्षित होकर चिपक जाता है। आज यदि इस घटना कैसे कहब तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर्षित होकर चिपक जाता है उसे अधिशोषण कहा जाता है। बुझाया का? बुझाया? तो यह बतिया तो बताए हैं अधिशोषण में, ठीक है। अब आइए तनी से देखा जाए कि इसमें दो चीज है, एक जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है और दूसरा जो जाके चिपक रहा है। मतलब एगो जौन ठोस बा जौन चिपकवावत अपना ऊपर ओकरा कहल जाला अधिशोषक, अधिशोषक कहल जाला, आ जौन जाके चिपकता ओकरा कहल जाला अधिशोष्य, अधिशोष्य। तो क्यों पूछला कि अधिशोषण क्या है, तो ये सब बात लिखे के पड़ी कि अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर्षित होकर चिपक जाता है। पैराग्राफ चेंज, इसके दो घटक होते हैं, पहला अधिशोष्य, दूसरा अधिशोषक। ये इतना लिख देबो तो तार परिभाषा हो गई। अब पूछ देला कि अधिशोष्य किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, तो कहब कि जो द्रव या गैस के अणु ठोस के सतह पर आकर चिपकते हैं उसे अधिशोष्य कहा जाता है। जब ठोस के सतह पर जिस ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर चिपक जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिशोषक कहते हैं। अतना बात क्लियर भइल। अधिशोषण का होखेला, तो अधिशोषण सीख गिल कि ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु का चिपक जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। कौ घटक बाद दूगो, एगो अधिशोष है दूसरा अधिशोषक। अधिशोषक का जवन आके चिपकी, अधिशोषक का जवन चिपकवाई। आतना बुझाइल। ओकरा बाद एजेले लगले एग्जांपल तनी देखब तो कहब लोहे के सतह पर पेंट करना। एग्जांपल देखब तो कह देब का लोहे के सतह पर पेंट करना। कौना के एग्जांपल हो, तो एग्जांपल हो कौना के, अधिशोषण के। आता तो बुझाते बा, बुझाता तो चलो अब देख लो। बुझाता तो कमेंट में कस के लिखो जी सर, आना तो नो सर। तो आइला कमेंट तो फिर एक बार डाल देम वन शॉट। आव तनी सीखो, तो अधिशोषण सीख गेल। आव तनी एगो ए जे लगले सिखा दो तनी अवशोषण। जस्ट एकरे जैसन होखेला अवशोषण, खाली इहे बाकी सतह पे होखेला, वो अंदर बाहर सब होखेला। जैसे कहनी कि रसगुल्ला के अंदर रस चपाता तो अगर अंदरो बा ओकरा बहरी बा का रस, ठीक बनू। तो का होता यानी रसगुल्ला में का बा, तो जब रसगुल्ला में देखा रस जौन बानू अंदरो फैलल बा आ सतहों पर बा। यानी जब देखो ऐसे रसगुल्ला भइलक, मान लो ऐसे गोले रसगुल्ला बते कर अंदर हूं पूरा एकदम रसे रस बा, दब तो पचाक से फेंक दी रस, ठीक बा। एक सतह पर तो बोलही बा। तो देखा का बा, तो जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु, अभी मान ला कि रसगुल्ला में रस बा तो द्रव बा, गैसो तो हो सकता, कुछ हो सकता, गरम खइबा मुंह में चपबन यदि गैसवा यदि होई नु तो छनछना के तरुआ जर जबो। अगिलका बेरा में सब जन खइबन नु तो छियाइन महकी ना छिछलाइन लागी तारा, ठीक बा। तो ये सब कहानी कोना के बा, ये सब बाकी ठोस के सतह के अंदर, यानी अंदर बाहर सब जगह बा, शायद अंदर ही बा अंदर। तो जब ठोस के है वाला बाहर का हो ठोस, जब ठोस के सतह के अंदर ये क्या बा, द्रव या गैस के अणु, द्रव या गैस के अणु एक समान रूप से फैल जाता है, इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। बुझाइल अधिशोषण अवशोषण का हो कि जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु एक समान रूप से क्या हो जाता है, जब ठोस के सतह के अंदर या जब ठोस के सतह के अंदर द्रव या गैस के अणु एक समान रूप से फैल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण। बुझाइल। तो ए में जमन अपना अंदर घुसावेला, जौन अपना अंदर समावेला,
तो हेजवा जिसे रहे नु कि जौन अपना ऊपर बैठावत रहे ओकरा के अधिशोषक कह जात रहे। और सही जब कहल जाए ठोस के अवशोषक कहल जाए, क्या कहल जाए? अवशोषक, अवशोषक कहल जाए। आ जवन एकरा पे अंदर जाता ओकरा कहल जाए अवशोष्य, अवशोष्य कहल जाए। बुझाइल? एगो जौन बा अपन अंदर समावत अवशोषक, आ जवन ओकरा पे जाके चिपकत ओकरा क्या कहल जाए? अवशोष्य। इहे बात के हमनी के समझ ले एक बार पूरा जौन बा अभी समरी समझे के अभी तक का बतनी, एकरा बाद तालो के नोट्स दे, हम नोट्स पे स्क्रीनशॉट बा कासे के बतिया बतावत तनी लिखवाइम त रात हो जाए अतने बा पूरा बारात हो जाए। तो ऐसे तनी तनी बात समझा ओकरे पर पूरा कहानी समझो। तो का करे के बा? तो जवन ठोस बा पहले अधिशोषण समझ गेला। अधिशोषण का होखेला? तो ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु के आकर आकर्षित होकर चिपक जाना, इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। इसमें दो घटक होते हैं, एक अधिशोष और दूसरा अधिशोषक। परिभाषा पूछिए अपने देवे के बाद। मान लो पूछ देलक अधिशोष अधिशोषक का है, तो द्रव या गैस के अणु जो ठोस के सतह पर आके चिपकता है उसको अधिशोष कहते हैं। अधिशोषक पूछ देलक का, तो वैसे ठोस जिसके सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं। अवशोषण का है? अवशोषण कह देलक तो जब ठोस के सतह के अंदर द्रव या गैस के अणु एक समान रूप से फैल जाता है उसको अवशोषण कहते हैं। इसका दो गो घटक होगा, एगो अवशोष और दूसरा अवशोषक। अवशोष क्या होता है? जो ठोस के अंदर एक समान रूप से फैला होता है। अवशोषक क्या होता है? जो अपने अंदर एक समान रूप से फैलाता है। इतना बात क्लियर हुआ? ये बुझाइल पूरा तरीका से? तो चला तरह के नोट्स देखा के पूरा तरीका से बतिए क्लियर करवा दो। देख लो, देखो सबसे पहले तालो के जो डिफिनीशन का बोलो कि रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखो जी हेलो, अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। अधिशोषण कौन है? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु, स्क्रीनशॉट ले लो तो हमरो के स्क्रीनशॉट ले लो। तो ओकरा बाद अधिशोषण प्रवस्था का हो गया कि द्रव या गैस के कण जो ठोस के सतह पर आकर चिपक जाता है उसको अधिशोष प्रवस्था कहते हैं। अधिशोष से हम लिखोले बने में अधिशोष प्रवस्था कहते हैं, घबरा के जरूरत नहीं है। फिर अधिशोषक सिखा देनी, एग्जाम्पल तरह के बता देने कि लोहा के सतह पर जलवाष्प का चिपकना या जंग लगना। अवशोषण दिखाई जब बतावा जाता का कि जब ठोस के अंदर द्रव या गैस के अणु, जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु एक समान रूप से आकर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। एक समान रूप से आकर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। एक समान रूप से आकर क्या हो जाता है? एक समान रूप से आकर फैल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण। बतेनी है। अब स्टार सवाल है कि अधिशोषण अवशोषण के बीच का अंतर हो। मैंने तारा सवाल पूछ दिला कि बताओ कि अधिशोषण अवशोषण के बीच का अंतर बा। इस तरह सवाल पूछ दिला कि बताओ अधिशोषण अवशोषण के बीच का अंतर बा। तो सबसे पहले अधिशोषण बताओ। अधिशोषण के पहिलका लिख द परिभाषा। आखिर अधिशोषण के परिभाषा का होती? माने पहिलका में तार लिख देवे के बका परिभाषा। एकरो में लिख दिया पहिलका में का परिभाषा। दूसरका में का दे देबा? दूसरका में एकर एग्जांपल लिख दियो। दूसरका में का लिख दियो? एकर एग्जांपल लिख दियो। अच्छा, दूसरका का पहिलके में परिभाषा देके एग्जांपल दे दियो। अच्छा लगी? दूसरका में बता दियो कि हई जन अधिशोषण बा इस सतह पर होने वाली घटना है। यह कौन पर होगी? सतह पर। जबकि यह क्या होती है? ये पूरे पदार्थ में होने वाली घटना है। और बाद ये जो बा अधिशोषण, यह जो होता है उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी माने एकरा में उष्मा बाहर निकलेला, जबकि हई उष्माक्षेपी और उष्माशोषी दोनों होखेला। यकीन नहीं के चला लिखा बा। चला बा देखो अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर का। ये वैसी इस प्रक्रिया में ठोस के सतह पर, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर फैल जाता है। मतलब इस सतह पर होता है और हई कहाँ होता? इस एक समान रूप से अंदर बाहर फैलाता। एग्जाम्पल देबा तो हई वाला एग्जाम्पल दे दिए। देखा इस सतह पर देखावल गइल बा, एकरा पर एक समान रूप से अंदर। आई जोन बतावल गइल बा सतह पर होने वाली घटना है, इस संपूर्ण भाग में होने वाली घटना है। एग्जाम्पल जोन बा लोहे के सतह पर जंग लगना और रसगुल्ला के अंदर रस का फैलना। फिर उसमें छेपी प्रक्रिया होता है। उसमें छेपी और उष्माशोषी दोनों प्रक्रिया होखेला। आतना तक ले बतैनी आ समझैनी आ नोट्स करवैनी। तनी लेबो तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू हमार, तनी बढ़िया हो जे बोलो के। कोई स्क्रीनशॉट खींचे के तो टाइम ही नहीं देवत सर। चलो तो ये हाथ ना पर ले लो। हो गिलक अधिशोषण और ओकरा बाद हाथ ना पर ले लो। हाथ ना हो गिलक तो चलो आब ओकरा बाद हमने के आगे सीखल जाए।
तो तालो के सिखैनी का अधिशोषण का होखेला कौ घटक बा, अवशोषण का होखेला ओकर कौ घटक, अधिशोषण अवशोषण के बीच अंतर। यानी 3 गो सवाल हो गेल, अधिशोषण का होखेला ओकर घटक, अवशोषण का होखेला ओकर घटक, आ फिर अधिशोषण अवशोषण के बीच अंतर। 3 गो बात बा। चौथा पाव अधिशोषण 2 प्रकार के होखेला, एगो होखेला भौतिक अधिशोषण, एगो होखेला रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण कहे के मतलब का कि जब ठोस के सतह पर जौन ठोस बा उ ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु कमजोर रूप से आके चिपकेला तो ओकरा के का कहल जाला, ओकरा कहल जाला भौतिक अधिशोषण। आ जब बहुत मजबूती से आके चिपकेला तो ओकरा कहल जाला रासायनिक अधिशोषण। कह एग्जाम्पल पर बताई, एग्जाम्पल पर सब क्लियर हो जाए। जरा देख लो एग्जाम्पल। जैसे हम तारा से कहनी कि लोहा बा आ लोहा पर पानी फेंकल, ऐसे हाथवा से पोछ देल, गमछिया लगा के हटा देल, आ चाहे घामा में रख देल, जैसे आई रहे ऐसे चल गिलक। माने आना आ फिर जाना, माने अभिक्रिया आगहू चल जाता, अभिक्रिया पीछाऊ। यानी पानी चिपकियो जाता, पानी हटियो जाता, पानी चिपकियो जाता, पानी हटियो जाता। एकरा कहल जाला उत्क्रमणीय। का कहल जाला? उत्क्रमणीय। का कहल जाला? उत्क्रमणीय। बुझाई? तो बतावत रह कहा कहाँ कहाँ आ गिलो। चलो सवाल पाव तब बतले रही। बतावा ई है कि ठोस के सतह पर जौन द्रव या गैस के अणु बा कमजोर रूप से बंधाई तो ओकरा के कहल जाला भौतिक अधिशोषण। उ लोहा के सतह पर पानी के आके चिपकना उ भौतिक अधिशोषण है। लेकिन बाबू हमार उ लोहा के सतह पर पेंट कर देब तना पोछब गमछी से त पोछाई आ ना हाथ से रगड़ला पर रगड़ाई। अब ओकरा खातिर कुछ स्पेशल औजार लगाई तब न बुझाई। तो खैर ओकरा पता ध्यान नहीं के देवे के, फोकस करे के बाद चीज पर का बतेनी तहार लोग के का कि 2 प्रकार के होबो। पहला परिभाषा कह कि भौतिक अधिशोषण का हो, फिर रासायनिक अधिशोषण का हो, ओकरा भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। तो भौतिक अधिशोषण का ना कहबो तो परिभाषा बा अधिशोषण जैसन बा, लेकिन बस खाली कहे के बा इसमें कमजोर वांडर बल आकर्षण बल। वांडर बल जो आकर्षण बल होखेला उ कमजोर होखेला, जबकि उहे रासायनिक बंधन बन जाओ तो रासायनिक बंधन बनला के बाद, रासायनिक बंधन बनला के बाद वो मजबूत हो जाला, ओकरा के आसानी से फिर दोबारा नहीं खेलाओ जा सकता। उत्क्रमणीय कहे के मतलब से आगे कर दिले तो फिर पीछे आ जा। और रासायनिक मतलब जब एक बार बन गए लेकिन दूसरा फिर पहले जैसा बने वाला नहीं के। अब पेंट कर दिला, अब सोचा कि पेंट से फिर लीवरी कर दी, पहले जैसा कर दी, होखे वाला बा मजाल बता। रासायनिक परिवर्तन एक बार बदल गए के बाद दूसरा बार बदले वाला नहीं के। बुझाइल? बुझाई के बाद तो का बतैनी तहर लोग अधिशोषण बतैनी, बोलो हाँ कि ना। ओकर घटको बतैनी। फिर दूसरा का बतैनी अवशोषण बतैनी कि ना। तीसरा में अधिशोषण अवशोषण के बीच अंतर बोलो बतैनी कि ना। आतना तो बुझाता नु। ओकरा बाद सीख, ओकरा बाद तहर लोग के सिखैनी कि देखो अधिशोषण कौ प्रकार के होखेला, 2 प्रकार के, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं? तो वैसा अधिशोषण जिसके ठोस के सतह पर जौन द्रव या गैस के अणु आके चिपकता वो मजबूत रासायनिक बंधन द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। मजबूत रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्या बोलेंगे? रासायनिक अधिशोषण। माने उहे जब ठोस के सतह पर जो द्रव या गैस के अणु के चिपकता वो रासायनिक बंधन द्वारा जुटो तो क्या कहल जाए? रासायनिक अधिशोषण। एग्जाम्पल लोहा के सतह पर पेंट लगना। अब एक बार पेंट लाग गया फिर दूसरा हट नहीं के सकत ना, हम तो रगड़ के हटा देविला। हटावे के तो बहुत ज्यादा ओकरा में जोर लगाता, बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता रहा, फिर भी ओकरा में कुछ ना कुछ मात्रा रह जाला। ठीक बा? रासायनिक अधिशोषण बहुत मजबूती से होखेला। ई जोन होखेला ई पहले जैसन फिर बन ना पावेला। ऐसे भौतिक अधिशोषण के परिभाषा देब। यदि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर कहे कहो तो पहले परिभाषा देब। चलो देख ला परिभाषा का कहता। जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु कमजोर बांडल व आकर्षण बल बंधा हो तो क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण। यदि अंतर कह दिला भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच यदि अंतर कह दिलक तो पहले का भौतिक अधिशोषण में लिखेगा परिभाषा कि इसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु कमजोर कवन वांडर वाल आकर्षण बल, वांडर वाल आकर्षण बल द्वारा बंधा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक बंधन बल द्वारा बंधा होता है। सब लिखल बा नोट्स में से, घबराए की जरूरत नहीं है। ई जोन होखेला उत्क्रमणीय होखेला, मतलब एक बार फिर चढ़ गेलक फिर दोबारा आइयो सकता है। ई जोन होखेला अनुत्क्रमणीय होखेला। एकरा में बहुआण्विक सतह होती है। बहुआण्विक सतह मतलब कि बहुत सारा सतह होखेला। जैसे मध के गिरैब तो मध पर लेयर बनेला नु, आ पानी की तो सर देना चल जाए। तो
भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक सतह होखेला, और जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होखेला, एक आणविक सतह होखेला। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होखेला, अधिक ताप पर संपन्न होखेला। चलो ये बात बतेले बानी, चलो दिखा दो तनी और नोट से करा दो तनी। देखो रासायनिक अधिशोषण, अब देखो भौतिक भौतिक सतह के भौतिक अधिशोषण के एग्जांपल लोहे के सतह पर का ग्रीस लगना। अब ग्रीस लग गइल बानू तो पोछ देबो त निकलियो जे, लेकिन वही लोहे के सतह पर पेंट कर देला तो ज्यादा आसानी से निकले वाला नहीं के। काहे कैसे कि जब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के जौन अणु बा, अणु जौन बा मजबूत 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 रासायनिक बंधन द्वारा बंधा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अपना बात क्लियर होता तो देखा जाओ अंतर लोग लिखवा गइल बा, देखा जाए जितना हम बोलनी है वो सब अंतर बा। इसमें अणु ऐसे लिखाला, बेचारा गलती हो गई बा, इसमें अणु ऐसे ही अणु होखेला। इसमें अणु कमजोर बांडर वाला आकर्षण द्वारा बंधा होता है, इसमें मजबूत। इसमें बहुआण्विक सतह पाई जाती है, इसमें एकान्विक सतह। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह कम ताप पर संपन्न होता है, यह अधिक ताप पर संपन्न होता है। अपना बुझाइल। ओकरा बाद तालो के सीखे के बाकी अधिशोषण समतापी क्या होखेला, अधिशोषण समतापी किसे कहेंगे, और फ्रेंडरिक का अधिशोषण का समीकरण क्या है, फ्रेंडरिक का समीकरण क्या है, ये भी सीख लेंगे। तो समझिएगा जो अधिशोषण समतापी क्या है, एगो ग्राफ हो, पहले ज्यादा दिमाग नहीं खिलाएगा। अधिशोषण समतापी प्रकार के क्या हो, ग्राफ हो। ये ग्राफ में क्या होगी, तो ये ग्राफ जो होगी आखिर ठोस के सतह पर गैस कतना आके चिपकता, ठोस के सतह पर गैस कतना आके चिपकता, वो जौन ग्राफ के द्वारा बतावल जाई। जिस ग्राफ के द्वारा ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषित मात्रा, कतना गैस ओकरा पर अधिशोषित होता, वो मात्रा के बतावल जाला, उहे ग्राफ के हमने क्या कहल जाला, अधिशोषण समताप कहते हैं। लेकिन अधिशोषण समताप, समताप, ताप के मान का होके नियत। तो कैसे कहब, जब ताप का मान नियत हो, अधिशोषण समताप में क्या बात, ताप का मान, जब ताप का मान नियत हो एवं जिस ग्राफ के द्वारा, जब ताप का मान नियत हो तो जिस ग्राफ के द्वारा, जब ताप का मान क्या हो, नियत हो, तो जिस ग्राफ के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, कतना गैस अधिशोषित होता, अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, आरोपित दाब, वो गैसवा पर कतना दाब लगावत तनी जा कि कतना गैस वो अंदर समाता। मान लो ठोस बा, तो ठोस को हम गैस पर जब दाब लगाएंगे, ए जो ना रे, ए ना जो ना रे, तो बेचारा गैस पता जाता नहीं, भैया जाता नहीं, तनी आओ दाब लगा देबो, तनी आओ ज्यादा फैल जाए। मतलब ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु कतना चिपकता, एकरे खातिर जौन बा अधिशोषण समतापी। यानी अधिशोषण समतापी का हो कि जब ताप का मान नियत हो, जब ताप का मान का हो, नियत हो, तो जिस ग्राफ के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं उस पर आरोपित दाब के बीच संबंध बताया जाता है, उस ग्राफ का नाम क्या है, अधिशोषण समताप। एकरे खातिर फ्रेंडरिक समीकरण दिलन। फ्रेंडरिक का समीकरण क्या है, पूछ दी कि फ्रेंडरिक का समीकरण बताए, चाहे फ्रेंडरिक का अधिशोषण समताप का समीकरण बताए, तो कैसे कहब, एकरा बारे में थोड़ा सा डिटेल मेंशन करके एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर देबो। क्या कहब कि फ्रेंडरिक नामक वैज्ञानिक ने ठोस के सतह पर, चाहे ठोस के एकांक द्रव्यमान ऐसे लिखल हुई x बटा m, लिखा ऐसे लिखल हुई x बटा m। x बटा m मतलब का कि जैसे ठोस बा नु, तो ठोस के हाथना द्रव्यमान बा, टोटल द्रव्यमान का m, लेकिन हम ठोस के टोटल द्रव्यमान नहीं लेवत, एकांक द्रव्यमान, यानी m के मान कितना कल होता है, एकांक, यानी एकांक द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान के कितना मान के लिए बनी एकांक, तो एकांक द्रव्यमान पर x का हो, कतना आके चिपकता, अधिशोषित जौन ओकरा अंदर आके समाता, ओकर मात्रा हो x, यानी अधिशोषित गैस की मात्रा हो, m का हो, m हो एकांक द्रव्यमान, कोना के एकांक द्रव्यमान, ठोस जौना पा के चिपकता ओकर एकांक द्रव्यमान हो। x का हो तो ओकरा ऊपर जौन समाता, ओकरा ऊपर जौन आके आवता, ओकर हो मात्रा का x, यानी ई अधिशोष के मात्रा हो, अधिशोषक जौन चिपकता है, चिपकवावता ओकर द्रव्यमान हो, जौन चिपकता ओकर मात्रा हो। यानी एकांक द्रव्यमान के ठोस पर, चाहे एकांक द्रव्यमान के पदार्थ पर अधिशोषित गैस की मात्रा, कतना अधिशोषित गैस की मात्रा बा, x। यानी हमने कहम जा कहा कि फ्रेंडरिक नामक वैज्ञानिक ने एकांक द्रव्यमान के पदार्थ पर अधिशोषित गैस की मात्रा क्या, x बटा m। x बटा m खातिर हम का हिंदी लिखते नहीं जा, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x एवं
ताप मतलब ताप के बीच, यानी हेकरा बारे में कहब हइये बतवा के कहत रह, लेकिन हिंदी का सजा के फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने ठोस के एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं ताप के बीच एक संबंध दिया, जिसे हम लोग फ्रेडरिक का अधिशोषण समताप कहा जाता है। अब बस खाली यह कह देवल जाला नीचे x बाई में m बराबर के n का पावर के t का पावर 1/n शायद। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, आइए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही चीजें दिखाया गया कि अधिशोषण समताप क्या है। तो जब ताप का मान नियत हो यानी समान हो, जब ताप का मान क्या हो, नियत हो यानी समान हो, तो जिस ग्राफ के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा मतलब x/m और उस पर दाब के बीच संबंध बताया जाता है। जिस ग्राफ के द्वारा, देखो ये ग्राफ है, जब दाब बा है का बा अधिशोषित गैस की मात्रा। उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने ठोस के एकांक द्रव्यमान और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच आरोपित दाब के लिए एक संबंध बताया। क्या था, x/m बराबर p, और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो था x/m बराबर kp का पावर 1/n, ये शायद 1/n यही, और n का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। और हम लोग सीखेंगे उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के बारे में पूरा डिटेल से मेंशन करेंगे। फिर सीखेंगे उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, समझिएगा। तो सबसे पहले जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो लड़ाई को बढ़ा देते हैं, स्वयं हिस्सा नहीं लेंगे, लड़ाई झगड़ा को बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे लड़ाई हुआ तो कहता कि अच्छा भैया तहार के मार दिला, तहार मुंह फाड़ दिले बड़ो, तहार तो लो भैया दवा चला दो। वो का कि झगड़ा में कुछ हिस्सा ना लेलन, लेकिन झगड़ा के बढ़ा देलन। अब मान ला कि ऐसा सब कोई ना होखेला कि वो आके कहला कि देखा भैया भाई हो दूजा मरले बा तो मरले बा, ब्रास में ठंडाई तो हिसाब किताब लिया ही से अभी झगड़ा कैला अच्छा बात नहीं है। तो केहू आके झगड़ा के बढ़ा दे, केहू झगड़ा के घटा देवता। तो उत्प्रेरक का होखेला नु कि उत्प्रेरक असही एगो पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ना लेवेला, लेकिन अभिक्रिया के वेग के बढ़ा देवेला चाहे घटा देवेला, यानी अभिक्रिया के वेग के बदल देवेला, ओकरा का कहल जाला, उत्प्रेरक कहल जाला। उत्प्रेरक के हमने के अवस्था के आधार पर दो भाग में बांटल जाए, एगो के कहम जे समांगी, एगो कहम जे विसमांगी। समांगी का होखेला जब सबन के भौतिक अवस्था सेम होको। सब माने कौन, तीन गो चीजें होखेला, एगो अभिकारक होखेला, एगो उत्पाद होखेला, आ एगो जौन होखेला उत्प्रेरक होखेला। देख लो, देखो हेने होखेला अभिकारक हई जौन होबो उत्पाद, आ बीच में जौन होबो का होबो उत्प्रेरक। तो जब अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था सेम हो, मतलब हई सॉलिड ठोस बा, हइयो ठोस, तीनों जब एक जैसन बड़न स तो कहम जे समांगी उत्प्रेरक। अब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक या उत्पाद तीनों में से किसी का भी भौतिक अवस्था अलग होगी तो वह कहम जे विसमांगी। देख लो, जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक और उत्पाद के समान हो, माने उत्प्रेरक यदि ठोस बा तो हइयो ठोस होको तो वह कहम जे समांगी उत्प्रेरक। और जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक या उत्पाद से भिन्न हो, माने हई ठोस बा तो हई हो सकता ठोस होको लेकिन हई गैस हो जाए, या हई ठोस बा तो हई द्रव हो जाए, हई गैस होको। यानी जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक और उत्पाद से भिन्न होको तो ओकरा का कहल जाए विसमांगी। ओकरा बाद ई तो हमने के अवस्था के आधार पर सीखनी जाए कि उत्प्रेरक के दो भाग में बांटल जाए, समांगी अभिसमांगी। लेकिन उहे यदि हमने की क्रियाविधि के आधार पर बांटल जाओ तो क्रियाविधि के आधार पर हमने के 4 प्रकार के उत्प्रेरक होखेला। कौन कौन उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक, और वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। और 100 उत्प्रेरक क्या होता है, 100 उत्प्रेरक क्या होता है कि जो जब अभिक्रिया होगी तो लास्ट में उत्पाद बनी है, अभिक्रिया के बाद उत्पाद बने तो उत्पादे जौन बा उत्प्रेरक के रूप में काम हो, जौन उत्पाद बनता वह खुद उत्प्रेरक के रूप में काम करेला, जौन उत्पाद बनता वो खुद उत्प्रेरक के रूप में काम करला नो तो हमने क्या कहल जाला 100 उत्प्रेरक।
एगो होखेला प्रेरित उत्प्रेरक। उ का होखेला कि जब दूगो अभिक्रिया होखेला नु तो एगो अभिक्रिया दूसरका अभिक्रिया के रूप में उत्प्रेरक के रूप में काम करेला। ऐसे में हमने क्या कहने जा एकरा के प्रेरित उत्प्रेरक। तो अवस्था के आधार पर तार लोग के का सीखे के मिलल, दू समांगी विसमांगी आ प्रक्रिया के आधार पर हमने एको तो चार धनात्मक ऋणात्मक सौ उत्प्रेरक और ओकरा बाद प्रेरित उत्प्रेरक। बुझाइल? ये सब बात एकरा में डिटेल रूप से मेंशन कर गेल बा। चलो देख लो। तो वैसा जो बिना अपने आप को बदले अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। कौ समांगी या विसमांगी। चलो देख लो समांगी के एग्जांपल। जैसे ये कहा नहीं तार लोग से, जैसे तार लोग से कहा नहीं कि समांगी के एग्जांपल का बा, तो देखा तारा सल्फर डाइऑक्साइड बा, इहो गैस बा, हयो गैस बा, आ जौन उत्प्रेरक मिलाते हैं उहो गैस बा, हयो गैस बा। यानी जब उत्प्रेरक की अवस्था जौन भौतिक अवस्था बा अभिकारक उत्पाद के जैसन बा तो समांगी, आ यदि ओकरा जैसा नहीं खे तो का हो गेलक विसमांगी। बुझाइल? चल आव अगला समझा जा। प्रतिक्रिया के आधार पर हमने के चार भाग में बांटे। धनात्मक का होखेला जौन अभिक्रिया के वेग के बढ़ा देवेला। देख लो है जब उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे जब हमने के हय अभिक्रिया था जौन एफी बा, हय जौन एफी बा ये अभिक्रिया के वेग के क्या करता बढ़ावता। तो धनात्मक, तो चलो स्क्रीन शॉट खींचे चलिए लोगों, ठीक। और ऋणात्मक का अभिक्रिया के वेग को घटावता है। जब हमने के हय वाला जौन सोडियम सल्फाइड बा ओकरा साथ अभिक्रिया जौन ऑक्सीजन करता ओकरा में अल्कोहल मिलावत है, अभिक्रिया के वेग के घटा देवेला, ऐसे ऋणात्मक। सौ उत्प्रेरक क्या बानो कि में खुद है जौन उत्पाद बनेला वो उत्प्रेरक के रूप में काम करेला। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग के तेज करेला चाहे धीरे करेला। तो शुरू में अभिक्रिया उत्पाद तनी सा बनल बा, फिर बाद में नु हम कहनी कि मान लो ऊख से चीनी बनावत रहा, शुरू में ऊख जाला डाला तरह तनी से चीनी बा, फिर धीरे धीरे ऊख के मात्रा बढ़ता तो चीनी की भी मात्रा का होता बढ़ता। एक मतलब है कि जब शुरू में उत्पाद रहेला कम रहेला तो उत्पादे उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो शुरू में उत्पाद कम भइला के चलते अभिक्रिया धीरे होके, लेकिन जैसे जैसे उत्पाद बढ़त चल जाला अभिक्रिया तेज हो चल जाला। कोना में 100 उत्प्रेरक में। इसमें उत्पाद ही का किससे क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। 100 उत्प्रेरक कहलाता है। देख ला लिखल बा शुरू में धीरे धीरे होखेला, बाद में क्या होखेला तेजी से होखेला। ओकरा बाद देखला प्रेरित उत्प्रेरक, जब दो रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ होती है जिसमें से एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता है। भैया तू काम कर लो ना तो हम काम कर ले होता नहीं, यानी प्रेरित कर जाता है। क्या कहल प्रेरित उत्प्रेरक। एग्जांपल देवल गेल बा। फिर होखेला अब मान लो उत्प्रेरक, मान लो लड़ाई झगड़ा भइला के एक आदमी झगड़ा जाके बढ़ावत रहन तो उनको साथ देवेला बड़न कि हाँ भैया ठीक कहता रह, तहारा के मरले बड़न, हाँ भैया तू अधवा चलाव। माने जवन आदमी झगड़ा जाके बढ़ावता, झगड़ा में भाग नहीं लेवत, झगड़ा जाके बढ़ावता ओकरो कोनो साथ देवेला बा। या फिर जब जाके जौन आदमी झगड़ा के ठंडा करता, जो झगड़ा के ठंडा करता ओकरो कोनो साथ देवेला बानू कि हाँ भाई ठीक कहता, झगड़ा के सलटाई देने में अच्छा बा। तो एगो उत्प्रेरक के सहायता करे वाला होखेला। उत्प्रेरक कहला कि चल जा भैया अभिक्रिया के तेज कर दो, और कहा उत्प्रेरक वर्धक, माने उत्प्रेरक के क्रियाशीलता के जौन बढ़ावेला और कहा जाला उत्प्रेरक वर्धक। आ जौन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के घटावेल जाला और का कहल जाला उत्प्रेरक विष। अब देख लो एग्जांपल देखा जब उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष के बारे में। वैसा देखा जब वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिश्रित होकर अभिक्रिया के क्रियाशीलता को क्या करता है बढ़ा देता है, उसको हम लोग उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे देख लो अमोनिया के उत्पादन में एफी के साथ जो एमओ मिलावल जाता अगर क्रियाशीलता के बढ़ा देवेला अमोनिया जल्दी बनेला। लेकिन यदि उहे एफीए के साथ अमोनिया बनावत रह, लेकिन अमोनिया में क्या मिला देला तू, अमोनिया के साथ क्या मिला देला सीओ मिला देला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अभिक्रिया के वेग के घटा दी, यानी उत्प्रेरक विष के काम करे लगी। बुझाइल? ओकरा बाद तारा सीखे के बाद उत्प्रेरक के विशेषता का होखेला। तो 4 गो विशेषता बा। पहले का नंबर उत्प्रेरक कभी भी स्वयं अपना कोनो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहेला, यानी वो भाग ना लेवेला। दूसरा का कभी भी उत्प्रेरक अभिक्रिया के प्रारंभ ना करेला, प्रारंभ हो जाला तो भले तेज कर दी लेकिन स्टार्ट ना करी। तीसरा का अलग अलग अभिक्रिया खातिर उत्प्रेरक जो होखेला अलग अलग, ई ना कि सबन में एक उत्प्रेरक ना लगा देल जा। चौथा एकर जौन मान होखेला अलग अलग स्थितियों खातिर अलग अलग होखेला। चलो देख लो कौन कौन बा। अब देख लो कने जगह हमने के उत्प्रेरक की जो विशेषता बा उत्प्रेरक में कोनो परिवर्तन ना होखेला। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ भी ना करेला, एकर उपयोग कम मात्रा में कइल जाला, मतलब उत्प्रेरक ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करनी जा, कम मात्रा में। भिन्न भिन्न उत्प्रेरक का अलग अलग स्थिति होखेला। यानी का सीखला तू अभी तक? तो सबसे पहले बात तो सीखला लोग कि अधिशोषण का होखेला, फिर अधिशोषण के घटक, फिर अवशोषण का होखेला, अवशोषण के घटक, 2 सवाल। फिर तीसरा अधिशोषण और अवशोषण के बीच अंतर। फिर चौथा आखिर
अधिशोषण कौ प्रकार के होखेला, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण का होखेला, ओकरा बीच अंतर। फिर सीखला पांचवा उत्प्रेरक का होखेला, उत्प्रेरक के बाद सीखला कि अवस्था के आधार पर दू समांगी विसमांगी, ओकरा बाद सीखला कि क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक हमने के कौ भाग में बंटने जा, चार। कौन कौन, तो धनात्मक, ऋणात्मक, सौ, प्रेरित। ओकरा बाद फिर तालो के बताओ गेला कि उत्प्रेरक वर्धक का होखेला, उत्प्रेरक विष का होखेला। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में सीखल गई, जो अभिक्रिया के वेग बढ़ावेला, और उत्प्रेरक विष का होखेला, जो अभिक्रिया के वेग के घटावेला। ओकरा बाद फिर तारा का सिखाल गेला कि आखिर उत्प्रेरक जौन बा किन बातों पर निर्भर करता है, चाहे उत्प्रेरक के विशेषता का बा, तो ये कभी ना बदलेला। शुरू में कम एकर इस्तेमाल जौन बा कम मात्रा में कइल जाला, अलग अलग अभिक्रिया के जौन बा अलग अलग इस्तेमाल मात्रा होखेला, चाहे अलग अलग हमनी के रूप में करनी जा। और फिर लास्ट जौन बा ई जौन हमेशा उत्प्रेरक जौन बा अलग अलग अभिक्रिया खातिर तो अलग अलग होबे करेला, ई कभी भी अभिक्रिया के स्टार्ट ना करेला। ऐसा ना कि उत्प्रेरक से हमनी कोनो अभिक्रिया के स्टार्ट कर सकत नहीं जा, आरंभ कर सकत नहीं जा, प्रारंभ कर ना, कभी भी ना होकी। ई बस खाली अभिक्रिया के तेज धीरे कर सकता, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकत। ओकरा बाद हमनी के सीखम जा कणों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। आखिर कण के आधार पर हमनी के विलयन के वर्गीकरण तीन प्रकार से कैले बने जा, वास्तविक विलयन, फिर कोलाइड विलयन, और फिर हमने कहनी जरा तालो के हो जाए वास्तविक विलयन, कोलाइड, निलंबन, तीन गो हो जाए बोलो के। वास्तविक विलयन का होखेला, जौना के कण के आकार जौन बा विलय के जौन कण के आकार जौन घुलेला ओकर कण के आकार का होखेला, बहुत छोटा होखेला, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होखेला, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ओकरा बाद जौन कोलाइड के जौन कण के आकार होखेला, जौन कोलाइड के कण के आकार होखेला, ओकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ई सोचिए कि अच्छा 10 के पावर -7 बढ़ बा कि 10 के पावर -4, कभी मन में ऐसा सवाल है तो बात याद रखियो, हम तर से कह देनी कि बताबो कि 10 के पावर -1 बढ़ बा कि 10 के पावर -2, तो हई 10 के पावर -1 बढ़ होखी, क्यों दिमाग ही ना लगे कि 10 के पावर -2, कैसे कि हई 10 एकर मतलब होखेला 1/10, एकर मतलब होखेला 1/10। एगो तालो के एग्जांपल हमेशा बताओ तने कि एगो सिंघड़ा के 10 भाग करब त फरुओ मिली, आ 100 भाग करब त बुकनियो ना मिली। एकर मतलब बा कि हई 10 के पावर -2 कम होखी या 10 के पावर -1 बढ़ होखी, बुझाई, सॉरी 10 के पावर -1 बढ़ होखी। तो आकार कौन के छोटा होखी, 10 के पावर -7 छोट बा कि 10 के पावर -4, तो कह 10 के पावर -7। यानी जौन वास्तविक विलयन होखेला ओमे विलय के कण के आकार का होखेला बहुत छोटा, कितना छोटा होखेला, कितना कोटि के होखेला, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। जबकि उहे कोलाइड के बात करी जा तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में होखेला। जबकि उहे निलंबन के बात करी जा तो ओकर कण के जो आकार होखेला 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा होखेला। यानी वास्तविक विलयन के जो कण के आकार होखेला 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, फिर कोलाइड के 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5, आ जो निलंबन होखेला ओकर कण के आकार जो 10 के पावर -5 से बड़ होखेला। वास्तविक विलयन कभी भी ब्राउनी गति ना प्रदर्शित करेला, वास्तविक विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव ना प्रदर्शित करेला। वह यदि कोलाइड करी तो दोनों प्रदर्शित करेला, चाहे टिंडल प्रभाव को चाहे ब्राउनी गति दिखावेला। जबकि वह हमनी के जो निलंबन बा वो दोनों प्रदर्शित ना करेला। तीसरा कण के आकार के विषय में कर सकता है, यानी सवाल स्टार हो कि वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन के बीच का अंतर बा, तो देख लो का अंतर बा। तो वास्तविक विलयन में कहा कि इसमें कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। आएगा के फिल्टर पेपर से गुजर बहुत आसानी से गुजर जाए। आइए में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, यह ब्राउनी गति नहीं दिखाता है। चार गो अंतर, चार संबंध में 3 गो जो सवाल बा, वास्तविक विलयन, कोलाइड, निलंबन के बीच अंतर। तो पहला सीख गिला वास्तविक विलयन, जस्ट असही देवे के बता रगिला का कोलाइड, यह विलयन इसमें कण के जो आकार होगी कितना होगी 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। ये फिल्टर पेपर से गुजर जाला, थोड़ा कठिनाई से गुजरेला लेकिन गुजर जाला। अगिल का इसमें विलय के कणों का आकार जो होखेला निलंबन, ओहो थोड़ा सा होगा, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेला, आई ब्राउनी गति भी दिखावे। लेकिन वही हमने के बात करिए निलंबन में, एकरा में जो कण के जो आकार होखेला 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होखेला। ये फिल्टर पेपर से आसानी से का होखेला ना गुजरेला, ये टिंडल प्रभाव ना प्रदर्शित करना, ब्राउनी गति दिखावेला। और हमने कोलाइडी विलयन के 2 घटक होखेला, एगो होखेला परिक्षेपण प्रवस्था, एगो होखेला परिक्षेपण माध्यम। जैसे विलयन में 2 घटक होखेला, एगो विलयक होखेला, एगो विलायक होखेला। जो घुले लगा के विलय कहा जाए, जो घुलावे लगा के विलायक।
तो असही जौन विलय के जौन काम पहले जौन विलयन में विलय के काम रहे वो अब काम जौन बा परिक्षेपण प्रवस्था काम करी, यानी जैसे विलय रहे ऐसा ना परिक्षेपण प्रवस्था बा। जैसे पहले विलायक रहे और परिक्षेपण माध्यम बा, बुझाइल। यानी विलायक जौन पहले घुलावे वाला जौन हो की और परिक्षेपण माध्यम हो की, और जौन घुले वाला हो की वो परिक्षेपण प्रवस्था हो की। यह बात के ज्यादा गौर करेगा बात। तो देख लो क्या कहा जाता कि परिक्षेपण प्रवस्था कहा कि कोलाइड का वह घटक जो उसमें उपस्थित विलय का काम करता है, घुलने का काम करता है। परिक्षेपण माध्यम कहा जौन घुलावे का काम करेला। अब हमने अगला देख लो जाओ, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो जब भी प्रकाश के हमने के कोलाइडी विलयन से गुजारा जाला तो क्या होखेला नु कि प्रकाश के जौन किरण बा वो फैल जाला, ठीक बा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यानी जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो वह प्रकाश की किरणें क्या करती है, कोलाइडी विलयन में फैल जाती है, प्राकीर्णित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यही दिखाया गया है। जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो परिक्षेपण प्रवस्था में प्रकाश की गति करते हुए दिखाई देने लगता है, मतलब प्राकीर्णित हो जाता है। थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाए तो जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो प्रकाश का प्राकीर्णन होकर फैलता हुआ प्रतीत होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर आप लोग सीखेंगे कि कोलाइड जो होता है आवेश के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धनात्मक कोलाइड और एक होता है ऋणात्मक। तो जब भी परिक्षेपण प्रवस्था जो होता है धनावेश होगा तो उसको बोलेंगे धनात्मक कोलाइड, और जब भी हमारा परिक्षेपण प्रवस्था ऋणावेश होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऋणात्मक कोलाइड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। तो धनात्मक कोलाइड क्या होगा, तो जब वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में धनावेश होगा तो उसको बोलेंगे धनात्मक कोलाइड। अगला जो है वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में ऋणावेश हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का भी एक क्वेश्चन है कि अणुओं के आकर्षण के आधार पर जो कोलाइड है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है द्रव स्नेही है और दूसरा है द्रव विरागी या फिर बोलते हैं द्रव विरोधी। नाम अलग अलग है, नाम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बार घुमा घुमा के पूछा गया है। द्रव स्नेही बोला जाए, लियोफिलिक बोला जाए या द्रव रागी बोला जाए, तीनों एक ही है। या तो आपसे बोला जाए द्रव विरोधी या फिर द्रव लियोफोबिक या द्रव विरागी, तीनों एक ही है। तो इसमें क्या होगा, द्रव स्नेही, स्नेही जैसे लग रहा है कि प्यार करने वाला। तो जब 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 परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपण प्रवस्था को मिलाकर घोला जाए तो आसानी से एक दूसरे से घुल मिल जाता है, आसानी से एक दूसरे से घुल मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही। लेकिन वही आसानी से नहीं घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी। सबसे इंपॉर्टेंट इसका अंतर है। देखिए अंतर के रूप में क्या क्या लिखा गया है। देखिए सबसे पहले डिफिनीशन देख सकते हैं, क्या बोला गया डिफिनीशन में, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से आसानी से मिश्रित हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही। एग्जाम्पल दूध में पानी। वही बोल रहे हैं कि वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम आसानी से मिल नहीं पाता है, मध्य रेखा नहीं होगा, म से मिल होगा। पानी में तेल, तेल में पानी कैसे मिलाना तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसी को आगे जब पढ़िएगा पायस बोलते हैं। यानी जब परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव के रूप में होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं पायस, जो स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला है कि द्रव से नहीं द्रव विरागी के बीच अंतर क्या है, तो द्रव से नहीं आसानी से निर्मित हो जाता है और द्रव विरागी, बहुत बार सवाल पूछा गया द्रव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव से नहीं को हम लोग बोलते हैं द्रव रागी, द्रव विरागी को हम लोग बोलते हैं द्रव विरोधी बोलते हैं। इसको लियोफिलिक बोलते हैं, इसको लियोफोबिक बोलते हैं। पहला अंतर इसमें आसानी से निर्मित किया जाता है, इससे आसानी से निर्मित नहीं किया जाता है। यह अधिक अस्थायी होता है और यह अधिक अस्थायी नहीं होता है। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह कम मात्रा में श्यानता, इसमें आवेश की मात्रा कम होती है और श्यानता का कण होता है, श्यानता कम होता है, कण नहीं श्यानता कम होता है। श्यानता मतलब क्या कि द्रव के सतहों का विरोध। जैसे हम एग्जांपल बोले मध और पानी, तो मध के सतहें आपस में विरोध करती है इसलिए लेयर पर लेयर बन जाता है, लेकिन पानी वो आपस में विरोध नहीं करते, तुरंत फैल जाता है। ये श्यानता गुण कहलाता है। फिर कोलाइड का उपयोग क्या सीखे, तो कोलाइड का उपयोग हम लोग करते हैं, प्राकृतिक उपयोग जो है रक्त में, दूध में, कुहासा में इसका उपयोग होता है। फिर इसका कृत्रिम जो उपयोग है जेली बनाने में, स्याही बनाने में इसका उपयोग होता है कोलाइड का। उसके बाद इमल्सन क्या है, तो इमल्सन वही है दोस्त कि जब भी जहां परिक्षेपण प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों के रूप में द्रव होता है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन। देखिए क्या बोला गया है, तो वैसा कोलाइड अवस्था जिसमें परिक्षेपण प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों के रूप में अघुलनशील, यानी वो आपस में घुल मिल ना जाए, ऐसा जैसे पानी द्रव के साथ नहीं घुलेगा तो ऐसे अघुलनशील यानी जो एक दूसरे से आपस से ना घुले,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्सन। ऐसा ही पास होता है, ठीक है। अब लास्ट और पूरा चैप्टर खत्म। डायलिसिस क्या होता है, तो जो कोलाइडी कण में जो परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में अवांछित पदार्थ होता है उसको बाहर, हमारे शरीर में जो होता है डायलिसिस के द्वारा जो गंदगी होता है उसको हम लोग बाहर प्यूरिफाई करते हैं। ये क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है और कोलाइडी में उपस्थित अशुद्धियां अर्धपरागम झिल्ली द्वारा क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर बताया गया ब्राउनी गति क्या होता है, तो जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो जिसका टेढ़ा मेढ़ा गति होता है, इसी गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। फिर लास्ट है, उसके बाद खत्म। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या, देखिए लोग, तो परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। जब भी परिक्षेपण प्रवस्था मतलब बिल है, घुलने वाला, परिक्षेपण माध्यम मतलब क्या, कि जो घुलाने वाला है। तो जब परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में ठोस और परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव हो तो ऐसा हम लोग बोलते हैं सॉल। और इसका एग्जांपल है स्याही, पेंट या गोल्ड। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि स्याही किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है, तो सॉल। फिर बोलेगा सॉल किसे कहते हैं, तो बोल देगा कि जब परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में ठोस और परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव हो तो उसको सॉल बोलते हैं। फिर ऐसे ही बोला जा सकता है कि परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस हो तो उसको बोलते हैं एरोसॉल। फिर ऐसा ही है कि जब परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में द्रव और परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में ठोस और परिक्षेपण माध्यम के रूप में ठोस हो, मतलब दोनों ठोस हो, तो इसको बोलते हैं ठोस सॉल। यानी जब दोनों ठोस हो तो उसको बोलेंगे ठोस सॉल। जब उसमें से परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो एरोसॉल। एरोसॉल जैसे लग रहा है एयर, हवा वाला। उसके बाद जो है केवल द्रव हो तो उसको बोलेंगे केवल सॉल। केवल द्रव हो तो बोलेंगे सॉल, और माध्यम जो अवस्था के रूप में है वो ठोस। जब द्रव हो तो सॉल, गैस हो तो एरोसॉल, और ठोस हो तो ठोस सॉल। उसके बाद ये द्रव के लिए क्या है, पायस। ये बहुत स्टार क्वेश्चन है, पायस क्या है। तो जब परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के रूप में द्रव होता है तो क्या बोलते हैं उसको, पायस। फिर जेली किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, तो जब परिक्षेपण घुलने वाला द्रव है और घुलाने वाला क्या है, गैस, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। ये जेली इसी प्रकार के, जैसे पनीर है, मक्खन है, जेली है, ये क्या होता है, इससे परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में द्रव और परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस होता है। फिर अगला जो है, जब परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में द्रव और परिक्षेपण माध्यम के रूप में, ओहो दो एक ही बार चूज हो गया है। उसके बाद यहां पर मिस्टेक है, यहां पर मिस्टेक है, ये गैस नहीं होगा, गैस नहीं, ठोस। क्योंकि जेली में जो होता है ना, द्रव में जो मिलता है, जो द्रव में मिलता है वो ठोस मिलता है। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया, ये जो होता है परिक्षेपण प्रवस्था के रूप में द्रव और परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या होता है, ठोस। फिर अगला जो है वो क्या है, अगला गैस और फिर द्रव, उसके लिए बोलेंगे फोम। और जब अगला गैस और ठोस हो तो उसको बोलेंगे फोम। इस प्रकार से आप लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार समरी दे दे, आप दिखा दे आपको क्या क्या पढ़े आप लोग। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, पृष्ठ रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पृष्ठ से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आप लोग सीखे क्या कि अधिशोषण क्या होता है। फिर आप लोग सीखे कि अवशोषण क्या होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, पहला अधिशोषण उसके प्रकार, फिर अवशोषण उसके प्रकार, उसके घटक, फिर तीसरा अधिशोषण अवशोषण के बीच अंतर, चौथा जो है भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण क्या होता है उसका अंतर। फिर आप लोग सीखे पांचवा कि अधिशोषण समतापी क्या है और फ्रेंडली का समीकरण क्या है। फिर आप लोग सीखे उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटे। सातवां नंबर समांगी विषमांगी। फिर आप लोग सीखे कि उत्प्रेरक जो होता है वो चार भागों में प्रक्रिया के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद स्वप्रेरण, उसके बाद प्रेरित। उसके बाद सीखे कि आप लोग उत्प्रेरक जो होता है किन बातों पर निर्भर करता है। फिर उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष सीखे। उसके बाद फिर जो 10 नंबर जो सवाल बना वो आप लोग क्या बना कि जो कण का आकार के आधार पर हम लोग तीन प्रकार के विलयन बांटते हैं, वास्तविक, कोलाइड और निलंबन। फिर अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या सीखे, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन के बीच में क्या अंतर है। फिर अगला क्या सीखे कि कोलाइड विलयन का दो घटक होगा, एक परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। फिर अगला क्या सवाल 12 नंबर क्या सीखे कि जो हम लोग कण का जो आवेश के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं कोलाइड को, कौन कौन, तो पहला धनात्मक कोलाइड, दूसरा ऋणात्मक कोलाइड। फिर आप लोग क्या सीखे, कोलाइडी विलयन को उसके आकर्षण, उसके अणुओं के आकर्षण के आधार पर दो प्रकार के द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, यार इसको द्रव रागी या द्रव विरागी बोलते हैं, या फिलियोफिलिक, लियोफोबिक। सबसे स्टार्ट सवाल है कि द्रव स्नेही, द्रव विरोधी के बीच क्या अंतर है। फिर आप लोगों को बताया गया कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है।
फिर उसके बाद बताया गया इमल्सन क्या होता है, उसके बाद फिर यहीं पर बताया गया डायलिसिस क्या होता है, फिर यही बात बताया था परिक्षेपण प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के रूप में। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो होता है आप लोगों का खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। इसी के लिए आप लोग जस्ट करते हैं अकेला आप लोग